हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो भाई शालिनी यादव की रिक्वेस्ट पर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जी। देखिए ये चैप्टर ना बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस चीज़ अगर देखिए कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग तभी लगती है जब वो जल्दी से समझ में आ जाए, और मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान भी इसमें दे देंगे तो। और इन क्वेश्चंस को करने में ना इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि बस आपको लगेगा कि सारा दिन बस ट्रिग्नोमेट्री ही करते रहें बैठकर। जी हाँ, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि आपने पिछली क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में तो पढ़ ही चुका है ना। पिछली क्लास में क्या, इसी क्लास में भी पढ़ा। और पर्टिकुलरली अगर मैं राइट ट्रायंगल्स की बात करूं तो उसके बारे में भी आपको अब अच्छे से पता है कि राइट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बस। बाकी के दो तो अक्यूट एंगल हैं ही, एक 90 डिग्री है तो वो राइट ट्रायंगल हो गया। तो मेनली क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्रायंगल्स ही पढ़ते हैं, उसी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगल्स के बारे में तो आपको पता है, थोड़ा सा ना अपनी सराउंडिंग्स में भी देख लेते हैं कि राइट ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ बनते हैं। अब आप सोचेंगे सराउंडिंग्स में राइट ट्रायंगल तो हमने कभी भी नहीं देखा। जैसे कभी कभार कोई ऐसा मॉन्यूमेंट देख लिया या कहीं कुछ ऐसा बिल्डिंग बनी हुई है या उसमें कहीं आपको कुछ ट्रायंगल जैसा छोटा मोटा कहीं कुछ दिख सकता है, लेकिन पूरा पूरा राइट ट्रायंगल बड़ा सा कहाँ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप चलिए कुतुब मीनार पर, वहाँ मिलेगा आपको राइट ट्रायंगल। अब आप सोचेंगे मैम कुतुब मीनार तो एक पूरी इमारत है, मॉन्यूमेंट है, वहाँ राइट ट्रायंगल कहाँ है? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा है सबको, सबको नहीं दिखेगा, लेकिन उन सारे बच्चों को आज से हर जगह राइट ट्रायंगल दिखेगा जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया ना, अब आपको हर जगह राइट ट्रायंगल ही दिखेगा। देख लेना कैसे। आप कुतुब मीनार देखने जाओ और उसको सामने देखो, उसकी बिल्कुल टॉप को देखो। तो जब आप अपनी आइज से टॉप पर देख रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है ना, और आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ से कुतुब मीनार से लेकर आपके पास तक एक डिस्टेंस है, तो एक वो डिस्टेंस हो गया, एक कुतुब मीनार हो गया, और एक आपकी आइज से लेकर उसके टॉप तक जो आप देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो गई। तो बन गया ना राइट ट्रायंगल। आप सोचेंगे राइट ट्रायंगल कैसे बना? अरे भाई कुतुब मीनार जो ज़मीन पर है वो तो परपेंडिकुलर ही है ना, वो थोड़ा ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हुआ है, तो वो ज़मीन पर एकदम परपेंडिकुलर है। इतना दूर आप उससे खड़े हुए हैं और यहाँ से आप उसे इस तरह से बिल्कुल उसकी जो टॉप है उसकी उसको देख रहे हैं, तो ये बन रहा है ना आपका राइट ट्रायंगल। जी हाँ, तो इस तरह से राइट ट्रायंगल बन गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कुतुब मीनार की हाइट पता करके आओ, तो आप सोचेंगे मैम कैसी बातें कर रही है, इतनी बड़ी इमारत। ठीक है, आप कहीं बुक्स वगैरह में जाकर सर्च कर लेंगे, नेट पे सर्च कर लेंगे, नहीं वो नहीं करना है आपको, कहीं से सर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खुद जाके पता करना है अपने आप। कैसे करेंगे? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन दे दिया, वो हम बाद में आंसर कर लेंगे। एक और सिचुएशन देख लेते हैं जहाँ पर एक राइट ट्रायंगल आ जाता है। मान लीजिए कि एक बीच में एक नदी है, नदी के एक साइड मंदिर है, एक साइड एक घर है। ठीक है, घर के ऊपर एक बालकनी में एक छोटी बच्ची है जो वहाँ से नीचे, देखिए अभी हम कुतुब मीनार को नीचे से ऊपर देख रहे थे, अब वो लड़की ऊपर बैठी है, वहाँ से एक सामने मंदिर है जो नदी के दूसरे किनारे पर, वहाँ पर एक गमला रखा हुआ है फूलों का, वो उसको देख रही है, तो वो वहाँ से ऐसे देख रही है। ठीक है, नीचे इस तरह से नदी जा रही है सीधी सीधे। अब जो मंदिर बना हुआ है और जो घर बना हुआ है दोनों के दोनों ही सीधे ही बने हुए हैं। अब क्योंकि घर पर वो ऊपर बैठी हुई है तो ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई जहाँ पर वो हाइट पर बैठी है, और यहाँ से लेकर जब वो मंदिर के उस गमले को देख रही है तो ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा और ये तो बेस है ही, फिर से राइट ट्रायंगल बन गया। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि नदी कितनी चौड़ी है ये बता दो, तो फिर आप बोलेंगे कैसी बातें कर रही हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये आपकी होगी दूसरी सिचुएशन जहाँ पर हम अपने आसपास राइट ट्रायंगल देख सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ राइट ट्रायंगल देख रहे हैं ना, और क्या कर सकते हैं उसका भी हम बात करेंगे। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ली एक छोटी सी बच्ची है, वो घर के बाहर खेल रही है और उसने अचानक से देखा कि एक हॉट एयर बलून जो है वो आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है एक हाइट पर। अब जब तक उसने देखा और फिर अब जल्दी से भाग कर ना अपनी मम्मी को बुलाने गई, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, वहाँ पर ना एक हॉट एयर बलून जा रहा है। और जल्दी से उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के वापस बाहर आई है। जब तक मम्मी वापस बाहर आई है, देखिए हॉट एयर बलून है, वो एक जगह तो रुका नहीं रहेगा, बंधा थोड़ा है, वो तो उड़ के जा रहा है। तो तब तक वो कुछ दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया। तो मतलब अभी यहाँ लड़की खड़ी थी, तब उसने एक एंगल पर उस हॉट एयर बलून को देखा था,
अब जो हॉट एयर बलून यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से फिर वो दोनों देख रही हैं, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि हॉट एयर बलून कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ये बता दीजिए। अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो कितना चलकर चला गया, कितना उड़कर उस तक वहाँ तक पहुँच गया, तो आप ये बता दीजिए कि वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है। तो देखिए इस तरह की जो भी सारी सिचुएशंस आती हैं, यहाँ पर भी देखिए राइट ट्रायंगल बने, यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बने, एक पहला तब जब लड़की ने अकेले ने हॉट एयर बलून को देखा तो यहाँ पर बना, फिर मम्मी के साथ आई है तो इस साइड और एंगल बढ़ गया है और वहाँ से फिर बना है। तो इस तरीके से ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ही हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। जी हाँ, जहाँ पर ये देखिए ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक के थे जो मैंने आपको लेकर समझाए। पर जब इंट्रोडक्शन होता है ना किसी भी चैप्टर का, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की आदत होती है कि इंट्रोडक्शन को तो देखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता हमारी बुक में इंट्रोडक्शन में है क्या। जैसे ही चैप्टर का नाम आता है सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करके बैठ जाते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में तो वो सब कुछ आया ना जो उससे पहले बुक में लिखा हुआ है, अब वो आधा नहीं है, फिर सोचते हैं, जब वेट करते हैं जब टीचर पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगर खुद भी थोड़ा बहुत, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स की ये भी आदत होती है ना कि जब अगर उन्हें कुछ समझना है, कुछ करना है क्वेश्चन, तो वो किसी का वेट नहीं करते हैं। अगर मान लिया टीचर ने अभी रिवीजन करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं और उनको नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो वो अपने आप सारा पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो भी उनसे हो पाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज या जो भी, वो कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है उन बच्चों की जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले जो भी मटेरियल दिया हुआ है आपकी बुक में उसको पढ़ते हैं। बेटा वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और ये सब कुछ पता होता है ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक तो इंटरेस्टिंग भी लगेंगे क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जिसमें आपको हर चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई न्यू कमर है, न्यू स्टूडेंट आए हैं और टीचर अगर उनके बारे में आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा रही है कि ये नए स्टूडेंट हैं और इनके बारे में आपको सारी बात बता रही है कि इनकी हॉबीज़ क्या हैं, इनको क्या अच्छा लगता है और क्या कैसे बात करते हैं, कैसा काम करते हैं, कैसे मार्क्स है, सब कुछ आपको पता चल जाता है पहले से। तो आपके मन में एक व्यू रहता है कि हाँ ये ऐसा बच्चा है और हमें इसके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, जो कुछ भी आपको लगता है तो आप पहले से सेट रहते हैं, अपना दिमाग सेट रखते हैं और उस अकॉर्डिंग ही उसके साथ डील करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सेम इसी तरह से चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज होती हैं या चैप्टर होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। हर चीज़ के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया है, वो इसीलिए दिया है कि पहले उसको समझना है, उसको समझ के चले होंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम खासकर राइट ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उनमें हर जगह राइट ट्रायंगल दिख रहा था। और अब तो मैं श्योर हूँ कि मोस्टली जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अब कहीं पर भी जाएंगे तो बस ये देखेंगे कि ये चीज़ की मैं हाइट निकालूँ, अच्छा मैं इससे इतना दूर खड़ी हूँ और इतने एंगल पर मैं उसको देख रही हूँ। तो देखिए जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है ना तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी राइट ट्रायंगल की सारी कोई भी दो साइड्स, मतलब 3 साइड होती हैं, उनमें से कोई भी 2 एक बार में ली जाती हैं, रेशियो जब लिया जाता है और उनका एक जिस एंगल से देखा जा रहा है वो एंगल के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, ये ट्राई, ये गॉन और ये मेट्री का मैट्रन हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ट्राई ये जो वर्ड्स हैं मतलब ट्राई, ये ट्रिग्नोमेट्री ना पूरा एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें ट्राई का मतलब तो आपको अब अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा ना ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई साइकिल, ट्राइंगल और क्या क्या सुना है ट्राई के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सुनी है। ट्राई कलर है ना, तिरंगा को ट्राई कलर भी बोलते हैं, इसीलिए ट्राई का मतलब क्या होता है 3, वेरी गुड। और गॉन का मतलब होता है साइड्स, तो यहाँ से आपको पता चल गया 3 साइड्स। और मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात करते हैं। अब 3 साइड्स कहाँ होती हैं, ट्रायंगल में ही होती है, यानी कि हम ट्रायंगल की बात करते हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, और उसमें एक साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, रेशियोज को लेकर उस सब बारे में बात करते हैं। पता है पहले पुराने टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे ना, वो स्टार्स के बीच में या प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते थे। आज भी कितने सारे ऐसे, इतना डेवलप हो चुका है सब कुछ, इतना टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके बाद भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फिजिकल साइंसेज में या फिर इंजीनियरिंग में। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आगे जाके कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ना है,
ये सब बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी टॉपिक है ना मैथ्स का, कोई भी टॉपिक, अब आपको मैथ्स अच्छी लगती है या नहीं लगती है वो एक अलग बात है, पर ये यूज़ हर जगह होती है, तो क्यों ना इससे फिर दोस्ती कर ही ली जाए, है ना। जब अच्छी यूज़ तो हर जगह होनी ही है तो दोस्ती करना बेहतर है। कम से कम जिससे दोस्ती रहेगी वो हमारी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप उससे कितना भी दूर रहना चाहें, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पूरी लाइफ आपकी हर जगह आपके साथ रहने वाली है। मैथ्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और अगर मैथ्स ना होती तो क्या होता, इसके बारे में एक नई वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिस पर काम चल रहा है। होपफुली जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको और बहुत मज़ा आएगा देखकर, और शायद मुझे लगता है कि उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा तो ये लगेगा कि भाई मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है सच में। और हमें सबसे ज़्यादा आपको ये लगेगा, जिनको अगर मैथ्स अच्छी नहीं लगती है उनको ये लगेगा कि हमें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए जी, और आप दोस्ती कर लेंगे, देख लेना। ठीक है, तो वो तो बात हो गई। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन किया है सिर्फ, कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या करने वाले हैं ये और देख लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे आपने अभी तो कुछ भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एकदम नया कॉन्सेप्ट है, अभी क्लास 10 में आता है CBSE बोर्ड में। यूपी बोर्ड में तो ये क्लास 9 में ही आ जाता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए। इससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं देखा, बस आपको ये पता है कि राइट ट्रायंगल्स होते हैं, उनमें एक 90 डिग्री एंगल होता है, ये सब आप जानते हैं। पर जो रेशियोज़ होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब नए नए आते हैं जब ये कॉन्सेप्ट आता है तभी। उसके बाद में हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो भी पढ़ेंगे, काफ़ी तरह के एंगल से सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज जब हमने शुरुआत की है तो इसमें हम ना थोड़ा रेशियोज़ के बारे में जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद आगे फिर हम करेंगे। देखिए जब भी कोई राइट ट्रायंगल होता है तो कुछ इसी तरह से होता है ना, उसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो लाइन स्ट्रेट है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस साइड के ऊपर वो ट्रायंगल पूरा बना हुआ है वो उसका बेस है ना। इस तरह से हो गया आपका राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल जब बन रहा है, देखिए जो इमेजिनरी राइट ट्रायंगल जो हम सोच लेते हैं जब भी हम किसी चीज़ को उसके टॉप को देख रहे हैं, या हम ऊपर खड़े होकर कोई ज़मीन पर जाती हुई चीज़ को देख रहे हैं, तो इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हैं और यहाँ से खड़े होकर आप यहाँ की किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका जो एंगल बन रहा होगा तो फिर इस एंगल से रिलेटेड रेशियोज़ की बात होगी। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आप ऊपर कहीं बालकनी में खड़े हुए, जैसे कि मैंने सेकंड एग्जांपल में बताया कि बच्ची बालकनी में खड़ी है और वो नदी के, मान ले मतलब ये नदी है और यहाँ से वो बालकनी से खड़े होकर मंदिर में जो नीचे गमला रखा है उसको देख रही है, तो इस वाले एंगल की बात होगी उस टाइम पर, इसकी बात नहीं होगी। फिर यहाँ से बात होगी। मतलब ट्राइंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री है, उसके अलावा वाले जो दो एंगल्स बचते हैं उनके रिलेशन में साइड्स का क्या रिलेशन होता है उसकी बात होती है। ठीक है, तीनों साइड्स का उन दोनों एंगल्स के साथ क्या रिलेशन होता है, यही सारी की सारी बात होती है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ में और आगे भी। तो अभी हम रेशियोज़ पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब रेशियो क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता है कि जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप होगा। तो देखिए एंगल्स का रेशियो की हम यहाँ बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पर साइड्स की रेशियो की बात कर रहे हैं जी। साइड्स को हम रेशियोज़ में निकालेंगे। रेशियोज़ जो होते हैं ना वो इसमें 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन सब के अलग अलग अपने फुल फॉर्म्स होते हैं। साइन का कोई फुल फॉर्म नहीं हो तो SINE साइन पूरा होता है, लेकिन बुक में SIN शॉर्ट में लिखा हुआ है, ई हटा दिया है। सबके 3 मोस्टली 3 लेटर्स लिए स्टार्टिंग के, किसी के ज़्यादा भी हैं कम भी हैं, लेकिन मोस्टली 3 वाले हैं। तो देखिए ये रेशियोज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, कहाँ से आए, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि वो रेशियोज़ कैसे देखे जाते हैं और उनको याद रखने का एक बहुत ही ईजी तरीका क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये ले लूँ कि देखिए, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी एंगल हम ले रहे हैं, देखिए ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट बात होती है बहुत, क्योंकि इसकी वजह से ना कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चे को अच्छे से सब कुछ आता है, क्वेश्चन आता है अच्छे से, लेकिन किसको बेस लें और किसको परपेंडिकुलर लें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते टाइम। ठीक है, मतलब वैसे तो आप जानते हैं कि जो लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है, साइड परपेंडिकुलर दिख रही है, वही परपेंडिकुलर, वही उसकी हाइट है, दूसरी वाली बेस है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। अरे हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, वो कैसे चेंज हो सकते हैं ये देख लीजिए। मतलब अगर आप यहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से एंगल बन रहा है नीचे से, अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, अगर नीचे से एंगल बन रहा है
तो उस एंगल के साथ वाली जो साइड है वही बेस मानी जाएगी और उस एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, ठीक। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर कोई है और वहाँ से या नीचे देख रहा है या जो भी है, तो ऐसे केस में जो यहाँ पर एंगल बना, तो इसके साथ वाली जो ये साइड है, ये साइड जो है ना, ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर उसके सामने वाली। मतलब जहाँ पर भी एंगल बन रहा होगा उसके साथ वाली साइड को बेस माना जाता है और उसके सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो जब क्वेश्चंस हम आगे स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को कभी कभी ये ध्यान नहीं रहता है कि हम ये वाला एंगल लेकर चल रहे हैं कि ये वाला एंगल लेकर चल रहे हैं, वो उसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, भले वहाँ पर वो उसको बेस मानना है इस टाइम पर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल, कि कौन सा वाला एंगल हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इस एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक। जब इस एंगल से हम देख रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो यही साइड बेस मानी जाएगी और ये परपेंडिकुलर रहेगी उसके सामने वाली। इसके अकॉर्डिंग अब कुछ रेशियोज होते हैं, देखिए एक रेशियो होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है कोसेक। इस तरह से रेशियोज होते हैं। अब देखिए जब तक ये रेशियोज इसी तरह से अकेले ऐसे लिखे ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उनके साथ एक एंगल नहीं लिखा है। ये मैं और बता दूं, तो ट्रायंगल का हम नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, पी क्यू आर लिखते हैं, चलिए आज पी क्यू आर। तो अभी देखिए हम किस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल से हम देख रहे होंगे ना, वो उसी एंगल का नाम इन रेशियोज के साथ लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कॉट आर, सेक आर और कोसेक आर। इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों को ये लगता होगा कि ये जो आर है ना, इन सभी रेशियोज का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब जो भी एंगल का नाम होता है क्योंकि इस तरह से लिखा है तो उसके बीच में डॉट मान लेते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, एंगल उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है कि द एंगल ऑफ कोसेक एट आर, ठीक है। कोसेक जो एंगल आर पर जो बन रहा है उसका रेशियो हम निकालने वाले, द रेशियो ऑफ द एंगल आर ऑफ कोसेक। इस तरह से इसका मतलब होता है। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं कोसेक आर, उसमें कोई डॉट नहीं होता है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। तो बस अब देख लेते हैं भाई, फिर ये सारे रेशियोज़ के मेरा नाम लिखती है। अब कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है ये मुझे बताना है आपको। अब मैं ये देख रही हूँ कि ये मैं आपको बताऊँ या आप मुझे बताएंगे। अब आप सोचेंगे मैम अभी आपने स्टार्ट किया, अभी तक तो आपने हमें इनके बारे में बस नाम ही बताए हैं और ये कहाँ से आए, क्या होता है, ये आप हमें नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हैं। तो हम कैसे बता दें इनके इक्वल में क्या होता है? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ और उससे आप ही मुझे सब कुछ बता देंगे फिर कि कैसे होगा। कितना अच्छा लगेगा ना, टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आपको पहले से ही पता है कि इसका इक्वल में रेशियो क्या आने वाला है। उसके लिए एक थोड़ा फ़नी सी चीज़ है जो मैं लिख रही हूँ। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है ना, तो इस तरह से चीज़ लिखी जाती है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ये चीज़ होती है राइट ट्राइंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के लिए। अब इसको ना कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे ही पी बी पी अपॉन एच एच बी करके याद कर लेते हैं। कोई याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स जब हैं मैथ्स में हो या साइंस में हो, कहीं पर भी याद करने के लिए ना हर कोई अपना अलग अलग तरीका निकाल लेता है, उसके अलग ऐसी फुल फॉर्म बना लेते हैं जो थोड़ी फ़नी सी रहती है और उनको याद रहती है ना। हर फ़नी चीज़ जो इन्जॉयमेंट देती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है बजाय उसको सीरियस होकर पढ़ना। तो क्यों ना हम मैथ्स में भी थोड़ा फ़न ले आएँ और थोड़ा कुछ इन्जॉयमेंट के लिए उसका एक अलग फुल फॉर्म बना लें। तो एक फुल फॉर्म है जो मैंने खुद से अपने आप से बनाया है, वो ये है, थोड़ा आपको फ़नी लग सकता है कि पापा बोले पिंकू, मतलब पापा हैं अपने बेटे पिंकू से बोल रहे हैं कि हंसो हंसाओ और बढ़ो। ठीक है, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ और आगे बढ़ते रहो। तो एक मैसेज भी मिल रहा है और थोड़ा फ़नी भी लग रहा है और याद भी हो जाएगा। तो देखिए पी से हो गया पापा बोले पिंकू, हंसो हंसाओ बढ़ो। इस तरह से आप हंसो हंसाओ बढ़ो को बार बार बोलेंगे ना, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब एक पॉजिटिविटी आएगी माइंड में कि हमें हंसना भी है और दूसरों को हंसाना भी है और आगे बढ़ते रहना है। तो पापा पिंकू से बोल रहे हैं, अब पिंकू ना हो कोई और हो जो भी, लेकिन पी से ही नाम होना चाहिए,
है ना भाई। तो जिनका नाम पी से है वो और खुश हो रहे होंगे, पिंकू की जगह अपना नाम लगा लेंगे। जिनका भी नाम पी से आता होगा वो अपना नाम लगा लेंगे कि भाई हम पिंकू क्यों बोले, हम तो अपना नाम बोलेंगे, हमारा नाम पी से है। और जिनका भी नाम अभी पी से होगा ना वो बड़े खुश भी हो रहे होंगे कि वाह अच्छा है कि हमारा नाम पी से हमारे पेरेंट्स ने रखा, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपने नाम को। बाकी तो बस अपना नाम ही चेंज कर सकते हैं, और तो सारी चीज़ें वही की वही है। हर बच्चे के लिए एक ही चीज़ है कि पापा बोले पिंकू, हंसो हंसाओ और बढ़ो। तो इस तरह से मैंने ये इनको क्यों लिखा है, और ऐसे मतलब ऐसे ये याद करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका यूज़ होगा, हम ये देख लेते हैं। देखिए जो ये रेशियोज़ होते हैं ना, ये रेशियोज़ को इसी सीक्वेंस में आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और याद क्या, जब बार बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही याद भी हो जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस यही रखिए। ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखने के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि कोई किसी का रेसिप्रोकल है, मतलब कोई क्या, जिस सीक्वेंस में मैं बताऊंगी ना सब आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल भी हम पढ़ेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज़, जहाँ कुछ भी आता है ना तो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ये तो उसी सीक्वेंस में अगर याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, और उसी सीक्वेंस में ही ये रेशियो भी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन्हें लिखने का एक और अच्छा तरीका है, देखिए मेरा नाम उमा है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से बताती हूँ कि जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखते हैं तो लिखने में भी यू बन जाता है। वो कैसे बनता है एक बार मैं आपको वो यू बनाकर भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ना मैंने एक यू बना दिया। अब आप सोचेंगे यू बना दिया, इसमें क्या करें। देखिए इस यू में 3 पॉइंट्स तो यहाँ पर आ जाएंगे और 3 आ जाएंगे यहाँ पर। कैसे आप लिखेंगे इनको, ये हो जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जी अब आप सोचेंगे कि साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट ऐसे तो हो गया, नहीं ऐसे नहीं हुआ। ये इसको आपको इस तरह से याद करना है, तभी तो यू बन रहा है कि टेन के बाद कॉट पर आना है, उधर नहीं जाना है, वरना तो फिर ऑपोजिट एन बन जाता ना। ये यू क्यों बन रहा है, इसलिए क्योंकि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इस तरह से याद करते हुए जाना है। इसी सीक्वेंस में इनके नाम याद रखने हैं। इससे आपको दिख जाएगा कि जो साइन होता है वो कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे ही कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल्स को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको रेशियोज़ के नाम बता दिए और उनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ये बता दिया। देखिए उमा मैम से आप पढ़ रहे हैं तो उमा मैम का यू लेटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरे नाम से याद रहता है मुझे भी। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप भी याद रख सकते हैं इसी तरीके से। आपको कुछ और तरीका अच्छा लग रहा है तो वो अपना सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये हमेशा आता है। इससे कि आपको सामने सामने रेसिप्रोकल भी साफ साफ दिख रहे हैं। अब इनको ऐसे याद रखने में ना, यहाँ पर इस तरह से यू बनेगा, ये अब की बार इस तरह का यू बनेगा। जो ये पीबीपी की एचएचबी की बात हो रही है तो ये यू ऐसे बनता है, मतलब ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो हम लाए हैं वो अब की बार ऐसे लिखते हुए जाएंगे। कैसे, देखिए ये है पी बी पी, मतलब पापा बोले पिंकू, हंसो हंसाओ और बढ़ो। ये हो गया। इसमें आपने शुरू किया इस तरह से यू बनाना शुरू किया इस तरह से। तो इस तरह से जब स्टार्ट किया, पहला यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ, फिर चौथा, पांचवा और छठवां ऐसे आएगा। तो पहला है आपका साइन, दूसरा है आपका कॉस, तीसरा है आपका टेन, फिर है आपका कॉट। देखिए टेन के बाद कॉट, हम यू बना रहे हैं ना तो यहीं पे आएंगे, कॉट यहाँ बनेगा, फिर कॉट, सेक और ये हो गया कोसेक। इनके नीचे अपॉन होता है, मतलब साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच। ठीक है, साइन किस रेशियो के ऊपर लिखा है, पी अपॉन एच, यानी कि साइन का अगर आप साइन आर निकालेंगे यहाँ पर तो पी अपॉन एच यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा। कॉस का रेशियो होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर आपको कॉस के साथ एंगल निकालना है, मतलब एंगल दिया है और आपको बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई एक चीज़ निकालनी है और इनमें से कोई एक चीज़ गिवन होती है और एक निकालनी होती है, तो कॉस वाला रेशियो यूज़ करते हैं। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नया लग रहा होगा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम स्टार्ट कर देंगे ना, एक बार सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, रियल लाइफ सिचुएशन वाले, तब आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बस आपको वेट करना है उसके लिए। और अभी फ़िलहाल बस मैं रेशियो के बारे में आपको ये चीज़ बता रही हूँ, वो अच्छे से ध्यान रखनी है। और देखिए टेन में होता है पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और नहीं होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी रेशियोज आपने आमने सामने लिखे हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। मतलब अगर टेन है पी अपॉन बी तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, यानी कि अब इनको उल्टा देखना है, जो नीचे लिखा है तो उसके लिए नीचे से ही पढ़ना है। कॉट का है बी अपॉन पी। ऐसे ही देखिए कॉस का रेसिप्रोकल है सेक,
तो सेक का हो गया h अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक का क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, यानी कि साइन अगर p अपॉन h तो कोसेक होगा h अपॉन p। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये u बन जाता है, थोड़ा लेटा हुआ u बन गया है ना। आप सोचेंगे यहाँ तो u नहीं दिख रहा है, मैम फालतू में यू बोले जा रही है, ऐसा नहीं है भाई। ये इस तरह से याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और ये सीक्वेंस तो आपको याद रखना ही पड़ता है। इसी सीक्वेंस में सारे रेशियोज़ याद रहते हैं, तभी सब कुछ अच्छे से सारे क्वेश्चंस हो पाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरह से सीक्वेंस बताया। और भाई फिर u तो भाई मेरा नाम है u से, तो u आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है ट्रिग्नोमेट्री में जब u आ जाता है। और इस तरह से आप रेशियोज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। अब देखिए मैंने साइन और कॉस और टेन बता दिए, और ये सारे रेशियो बता दिए। अब क्या इन रेशियोज़ के इक्वल में इस ट्राइंगल के बनने वाले सारे रेशियोज़ आप मुझे बता सकते हो? चलो फिर देखते हैं, लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए सबका नाम यहाँ पे लिखा है। अब हम किस एंगल पर बात करें, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेशियो जो इस तरह अकेला लिखकर उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो बस याद रखने के लिए ऐसे लिख दिया। पर कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें अलग तरह का एंगल होगा, उसमें वर्टेक्स का नाम अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एंगल लिखेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि हम ये लेकर चलते हैं कि हम नीचे से ऊपर उस साइड देख रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, एंगल आर। तो हर किसी के साथ एंगल आर लग जाएगा, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कॉट आर, सेक आर और कोसेक आर। अब देख लीजिए भाई साइन का क्या रेशियो होता है, अभी आपने देखा p अपॉन h। ये तो देखिए जब भी आप ये रेशियोज पढ़ेंगे, इनके इक्वल में क्या रेशियो होता है ट्राइंगल का, कौन सी साइड का कैसा रेशियो होता है, उसको याद रखने के लिए ही हमने ये कहानी पूरी पढ़ी है कि पापा बोले पिंकू हंसो 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 हंसाओ और बढ़ो। ये हमने इस चीज़ को याद रखने के लिए ही तो पढ़ा है, तभी हमने इसे फन वे में बनाया कि जब भी जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, अचानक से आपके पास एक ट्राइंगल आ गया और आपको रेशियो के इक्वल में लिखना है, और आप भूल रहे हैं कि क्या था, पी बी था या पी था, क्या एच ऊपर था, पी नीचे था, याद नहीं आ रहा है। तभी अचानक से आपको पापा की बात याद आएगी। क्या बात याद आएगी? कि पापा बोले पिंकू। तो आप जल्दी से छोटा छोटा भी ऐसे लिख सकते हैं, पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो। इस तरह से आप लिख लेंगे, और फिर जल्दी से साइन को, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में आपको नाम याद है, तो आप देख लेंगे सबसे पहले साइन आता है, अच्छा तो साइन वाला रेशियो है ये, फिर कॉस आता है तो कॉस वाला रेशियो है ये, और फिर टेन आता है तो टेन वाला है ये। इस तरह से आपको रेशियो याद आ जाएगा तुरंत, बस। तो देख लीजिए भाई साइन का रेशियो है p अपॉन h। अब साइन r है, तो साइन r में इस ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल का p क्या है? PQ है। और इस ट्राइंगल का h क्या है? PR। तो ये लीजिए भाई, आपने साइन r निकाल लिया इस ट्राइंगल का। क्लियर है? इस तरह से आप cos निकाल लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं cos का। अब cos का क्या है? b अपॉन h है। तो b क्या है इसमें? QR है, और h क्या है? PR है। तो cos का रेशियो ये बन गया। अब tan का रेशियो निकाल लेते हैं। tan का रेशियो क्या हो सकता है? देखिए भाई, tan का क्या होता है? p अपॉन b, पिंकू अपॉन बढ़ो। तो p कितना है आपका? PQ, और b कितना है आपका? QR। ये हो गया tan r का रेशियो। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि जब ट्राइंगल होगा तो ये सब पापा पिंकू की बात हम क्यों कर रहे थे, और ये इनका क्या काम है। ये इसलिए काम है भाई, देखिए जब भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ना, अब मैं आपको बता दूँ, शुरू में जब मैंने आपको कुतुब मीनार की हाइट निकालने का एग्जांपल बोला था, क्वेश्चन पूछा था, और एक नदी जो है उसकी विड्थ देखने के लिए भी बोला था, और जो हॉट एयर बलून है वो कितनी हाइट पर जा रहा है इसके बारे में बात की थी। तो इन सब के जो आंसर्स हैं, जो आप तब मैं बोलती चली गई थी कि इनके आंसर्स अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो आंसर्स हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके ही निकाल सकते हैं, इनके रेशियोज़ से। अगर कोई एक चीज़ आपको पता होगी, आपको ये पता होगी कि आप किस एंगल पर उस हॉट एयर बलून को देख रहे हैं, और कितनी दूर आपके साथ नीचे ज़मीन से लेकर उसका डिस्टेंस है, वो दूर कितना है, तो आप बलून की हाइट बता सकते हैं एंगल और बेस वाले डिस्टेंस को देखकर। सिर्फ अगर कुतुब मीनार देखने गए हैं तो आप ये देख लीजिए कि आप कुतुब मीनार से कितना दूर खड़े हैं और कितने एंगल पर उसके टॉप को देख रहे हैं, तो आप उसकी हाइट बता सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर बेस यूज़ होगा और हाइट यूज़ होगी। तो बेस और हाइट यानी कि बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे आ जाएंगे, या तो आप tan निकाल लीजिए या कॉट निकाल लीजिए। इस तरह से हो जाती हैं चीज़ें। तो जो रियल लाइफ में ना इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री काम आ जाती है। तो अब आप कहीं पर भी जाएंगे, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से समझ लें, और फिर उन रेशियोज़ की वैल्यूज़, कुछ एंगल्स, जैसे एंगल्स की भी मैंने बात की ना, कितने एंगल पर देख रहे हैं, वो एंगल के बारे में भी हम बात करेंगे। वो और आगे टॉपिक आएगा, सेक्शन आएगा, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल अब अभी आपको ना रेशियोज़ के साथ थोड़ा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि इनके साथ आप फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, अब आप सिर्फ ये नहीं कि आप 10th में पढ़ रहे हैं,
आप आगे जब तक मैथ्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ ही रहने वाली है, तो सारे के सारे रेशियोज़, उनके एंगल्स, उनकी वैल्यूज़ सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और देखिए पूरी की पूरी मैथ्स में ना सबसे मिडिल पोजीशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री ने ले रखी है, वो ऐसे ही नहीं ले रखी है, वो है इस काबिल, वो है इतना अच्छा कि सब मतलब मैथ्स पूरी मैथ्स का मिडिल पोजीशन में है ट्रिग्नोमेट्री। तो बस रेशियोज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो कर लेते हैं, मैं बीच बीच में बात बहुत करने लग जाती हूँ। तो tan r हो गया आपका p/b। अब आते हैं कॉट पर। कॉट में आपको पता है कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। मैंने नीचे लिखा नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक, है ना। तो कॉट क्या हो गया फिर b/b हो गया। अब b/b जो भी tan लिखा उसका उल्टा हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं QR/PQ। तो ये हो गया भाई कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक r कितना हो जाएगा फिर, कॉस का उल्टा। कॉस कितना होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। अब h कितना है PR और b है आपका QR, ये हो गया। इसके बाद कोसेक। कोसेक किसका ऑपोजिट है और रेसिप्रोकल है साइन का, यानी कि ये हो जाएगा h/p और h है आपका PR और p है आपका PQ। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से हमने इनके रेशियोज लिख लिया। देखिए अभी तो हमने ये आपको सिर्फ ऐसे ही लेकर बताया, जब ट्राइंगल में कोई साइड्स गिवन होती हैं या किसी चीज़ की हाइट गिवन होती है, तो इसी को इस तरह से यूज़ करके, साइड्स को यूज़ करके उनकी जगह पर रख कर, और कॉट r मतलब अगर आपको r की जगह में ना कोई एंगल दिया होगा, जैसे मान लिया 45 डिग्री एंगल दिया होगा, तो फिर उसकी जगह में आप उसकी वैल्यू पुट करके इस तरह से आप एक साइड को निकाल पाएंगे, उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे, उसकी किसी की हाइट को या विड्थ को हम निकाल पाएंगे इसमें। जैसे आपको मान लिया QR की वैल्यू दी होगी, बेस दिया होगा और आपको एंगल की वैल्यू दी होगी, तो देखिए QR की वैल्यू पता होगी, एंगल की वैल्यू पता होगी, ये दो चीज़ पता होंगी तो तीसरी निकल जाएगी। जब तीन चीज़ें हैं उनमें से दो पता हैं तो तीसरी आ ही जाती है। तो इस तरीके से हम आगे इनको करने वाले हैं। मेरे को लग रहा है कि बहुत लेंदी हो गई क्लास, लेकिन इतना कुछ था बताने के लिए, सोचा रेशियोज़ भी आज ही बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा उनको और अच्छे से समझ कर आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने आज ही बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और क्या और जानना चाहते हैं इस बारे में वो भी बताइए। और अगर आपको मेरे इस फॉर्म जो फुल फॉर्म मैंने बताया उसके अलावा अगर आपको कोई और आता हो और आपको अच्छा लगता हो तो वो बताइए। अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, सबसे बढ़िया मेरे लिए तो ये है। आपके लिए क्या अच्छा है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरीके से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं, और इसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ना, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आप अपने आप ही इसकी फुल फॉर्म याद करने लग जाएंगे, ऐसी तरह की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।